प्रिय विद्यार्थियों, परिष्कार क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग हल्दी घाटी युद्ध के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध के पार्ट प्रथम के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज आगे की जानकारियां पढ़ते हैं। ये सब आपके समक्ष है, किन किन योद्धाओं ने भाग लिया था, किस किस सेना में किन किन लोगों ने भाग लिया था। एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम आगामी इनकी कहानी के बारे में पुनः चर्चाएं करते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तरफ मुगल सेना थी, दूसरी तरफ मेवाड़ सेना थी, और यह जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान को हल्दी घाटी नाम दिया गया है, क्योंकि हल्दी घाटी दो पहाड़ियों के मध्य, एक पहाड़ी है खमनोर राजसमंद में और एक है गोगुंदा उदयपुर। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य जो हल्दी रंग की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को हल्दी घाटी कहा गया है। और हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ था। इन दोनों युद्धों का जो प्रत्यक्षदर्शी माना जाता है, एक तो मुगल सेना यानी मुगल सेना में था अबुल फजल, और दूसरा इतिहासकार था जिसका नाम था बदायूनी। इन्होंने गोगुंदा की पहाड़ी से इस युद्ध का वर्णन किया और इसने खमनोर की पहाड़ी से इस युद्ध का वर्णन किया है। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो शिलालेखों के अनुसार इसकी जो समय है यानी इनका जो डेट है वो 18 जून 1576, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। और वैसे हिंदी महीनों के अनुसार बात करें आषाढ़ बदी सप्तम विक्रम संवत 1633 है। हल्दी घाटी के युद्ध में हरावल का नेतृत्व प्रताप की ओर से हकीम खान सूरी कर रहा था और यहाँ सैयद हासिम खां कर रहा था। हकीम खान सूरी के पहले आक्रमण में मुगल सेना बिखर गई थी। राजपूत सेना को पहले आक्रमण में काफी बड़ी सफलता हासिल हो गई थी और इसी दौरान यहाँ मुगल सेना बिखर गई थी और इसी समय बदायूनी स्वयं भी युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया था। और इस बदायूनी ने इसे आसफ खां को कहा था कि पहचान नहीं हो रही है कि कौन सी अपनी सेना, यानी दोनों तरफ राजपूत थे, यहाँ भी राजपूत लड़ रहे थे, यहाँ भी राजपूत लड़ रहे थे। तब इस आसफ खां को कहा था बदायूनी ने कि मैं किस पर तीर चलाऊं, यहाँ तो समझ नहीं आ रही कि कौन सी सेना हमारी है कौन सी मेवाड़ की है। तब इस आसफ खां ने कहा था कि तुम आंख बंद करके तीर पर तीर चलाते रहो, किसी भी पक्ष का योद्धा मारा जाए तो फायदा तो इस्लाम का होगा। यानी आसफ खान ने कहा कि तुम आंख बंद के तीर पर तीर चलाते रहो, किसी भी पक्ष का योद्धा मारा जाए, फायदा तो किसको होना है? इस्लाम को। क्योंकि यहाँ राजपूत है, यहाँ भी राजपूत है, मरो राजपूत लड़कर, परंतु विजय तो इस्लाम की हो रही है। विजय कौन हो रहा है? मुगल शासक अकबर विजय हो रहा है। यह कहा था आसफ खान ने। किसको कहा था? बदायूनी को कहा था। इसी समय की बात करें तो जून की तेज गर्मी थी और तेज गर्मी के कारण ये सेना धीरे धीरे थकान महसूस करने लगी और इस गर्मी में लड़ना दोनों सैनिकों के मध्य मुश्किल हो गया, दोनों सेनाओं के मध्य मुश्किल हो गया, क्योंकि ये तंग घाटी में युद्ध लड़ा जा रहा था और जून की अत्यधिक गर्मी थी। इस कारण ये दोनों सेनाएं धीरे धीरे पीछे हटने लगी। इसी समय की बात करें तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर था, चेतक पर, और इधर मुगल सेनापति मानसिंह था, एक हाथी था, उस हाथी का नाम था मर्दाना। और इसी समय की बात करें तो महाराणा प्रताप की सेना में भी कई हाथी थे और उन हाथियों की बात करें तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस युद्ध को हाथियों का युद्ध कहते हैं क्योंकि इस युद्ध में अनेक हाथी प्रयुक्त थे, परंतु एक था जिसका नाम था लूणा और एक था राम प्रसाद। वैसे चक्रवाप था, खांडे राव जैसे हाथी भी थे। राम प्रसाद और लूणा को युद्ध में उतारा गया और ये दोनों हाथी युद्ध मैदान में इनके महावतों के द्वारा मुगल सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। उसी समय मुगल सेना के द्वारा गोली चलाई गई। गोली चलाने के कारण इन दोनों के महावत मारे गए। इसमें लूणा नामक हाथी मारा गया, राम प्रसाद हाथी पर अधिकार कर लिया मुगल
सैनिकों ने। मुगल सैनिकों ने रामप्रसाद हाथी पर अधिकार कर लिया और यही रामप्रसाद नामक हाथी अकबर को भेंट किया गया था। अकबर ने कहा था कि ये मुझे मेरे पीर की कृपा से मिला है और पीर की कृपा के कारण इसका नाम रख दिया था पीर प्रसाद। कई पिछली बार रीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, जो महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। अकबर ने यानी हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का आधिपत्य हो गया था। मुगल सेना का आधिपत्य होने के कारण मुगल सैनिकों ने यह हाथी भेंट किया था अकबर को। अकबर ने कहा था कि यह हाथी मुझे पीर की कृपा से मिला है और पीर की कृपा से मिलने के कारण इसका नाम रखा था पीर प्रसाद रखा था। परंतु महाराणा प्रताप का एक स्वामी भक्त हाथी था, इसने अकबर के दरबार में न तो कुछ खाया और न पिया, अपने स्वामी के याद में अपने स्वामी के लिए भूखा प्यासा रहकर अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। तो ये रीट में पूछा गया था पिछली बार कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, तो वो था राम प्रसाद। अन्य हाथियों की भी हम लोग चर्चाएं करेंगे कि मुगल सेना में कौन कौन से हाथी थे और यहाँ कौन कौन से हाथी थे, इन हाथियों की भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। इस समय की बात करें तो रामप्रसाद पर अधिकार हो गया। तब महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को संकेत दिया, अपने घोड़े को एड लगाई और सेना को चीरता हुआ प्रताप आगे बढ़ता है और आगे सीधा मानसिंह कछुआ के समक्ष। और मानसिंह कछुआ जिस हाथी पर बैठा था उस हाथी का नाम मर्दाना था। मर्दाना हाथी पर मानसिंह बैठा था और प्रताप ने एड लगाई। एड लगाते ही चेतक ने, यानी इसी चेतक की बात करें तो कुछ बताते हैं कि इनका नाम है चेतक है, परंतु अधिकांश इतिहासकारों की बात नहीं। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10-12वीं की जो बुकें हैं उन बुकों में भी चेतक लिखा गया है। हो सकता है प्रताप के स्मारक पर चेतक लिखा हुआ होगा, परंतु जो भी मानक बुकें, मानक राइटर है, सभी राइटर से इसका नाम चेतक ही लिखा है कि प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को आवाज लगाई और चेतक को आवाज लगाते ही चेतक ने अपने दोनों पैर मानसिंह के हाथी के ऊपर रख दिए, मानसिंह हाथी के सूंड पर रख दिए और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया था मानसिंह पर, परंतु मानसिंह अपने हाथी के ओदे में छुप गया और मानसिंह का महावत बच गया। और महाराणा प्रताप ने सोचा कि यह भाला मानसिंह को लग गया और उसने चेतक को पुनः संदेश दिया। चेतक अपने दोनों पैर पुनः हाथी से उतर रहा था। उस समय हाथी के सूंड पर खंजर बंधे हुए थे जहरीले, और जहरीले खंजर लगने के कारण प्रताप का घोड़ा चेतक अगले पैरों से घायल हो गया। घायल अवस्था में, यानी चेतक घायल होने पर महाराणा प्रताप को झाला विद्या को पता चलता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया। तब झाला विद्या प्रताप के पास आता है। यह झाला मन्ना ही इन्हीं का नाम है। इन्होंने प्रताप को समझाया और प्रताप को कहा कि आपकी सुरक्षा ही मेवाड़ की भलाई है, आप युद्ध मैदान छोड़कर चले जाइए, इसी में मेवाड़ साम्राज्य की भलाई है। और महाराणा प्रताप का राजमुकुट धारण करता है झाला विद्या। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का राजमुकुट किसने धारण किया था, झाला विद्या या झाला मन्ना, एक ही बंधु है। इन्होंने महाराणा प्रताप के राजमुकुट धारण किया था और इन पर सैकड़ों तलवारें टूट पड़ी और यह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इनके जो प्रधान सेनापति थे, यानी हरावल का नेतृत्व कर रहे थे हकीम कासूरी, यह भी लड़ते हुए, वीरता पूर्वक लड़ते हुए युद्ध मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे। इन्हीं की बात करें तो इनका जो स्मारक है, यानी इनका स्मारक की बात करें तो इनका स्मारक बना हुआ है खमनोर में। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हकीम कासूरी की जो मजार या स्मारक की बात करें तो इनकी हकीम कासूरी की मजार या स्मारक बना हुआ है खमनोर राजसमंद में। और महाराणा प्रताप घायल चेतक को लेकर एक छोटा सा नाला पार कर रहे थे। उस समय नाला पार करते समय चेतक की मृत्यु हो जाती है और चेतक की मृत्यु होने पर महाराणा प्रताप आंसू बहने लगे। अपने प्रिय घोड़े के याद में महाराणा प्रताप के आंसू बहने लगे थे। उसी समय
बात करें अमर महाकाव्य और सदाशिव राव की रचित राज रत्नाकर के अनुसार बात करें, उन्होंने लिखा है कि जैसे ही प्रताप अपने चेतक के याद में आंसू बहाने लगे थे, उस समय महाराणा प्रताप का भाई था, और महाराणा प्रताप का भाई मुगल सेना में था जिनका नाम था शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह आता है और वहाँ कहता है ओ नीले घोड़े का सवार, इस प्रकार इनका अभिवादन करता है। और इन्होंने अपना एक घोड़ा दिया था, चेतक के स्थान पर इन्होंने घोड़ा दिया था, उस घोड़े का नाम था एटक। जब महाराणा प्रताप पुनः युद्ध मैदान में आते हैं, उस समय मुगल सैनिक हार कर, मुगल सेना पराजित होकर युद्ध मैदान छोड़कर धीरे धीरे दूर जाने लगी थी। और इसी प्रकार बदायूनी ने लिखा है कि जून के महीने में अत्यधिक गर्मी थी और राजपूत सेना पहाड़ियों में आघात लगाए बैठे हुए थे। इसी कारण मुगल सेना युद्ध मैदान छोड़कर अपने शिविर, यानी अपने शिविर थे, और इनका शिविर था मोलेला गांव में। कौन से गांव में था? मोलेला गांव में शिविर में जमे थे। और प्रताप की सेना भी धीरे धीरे तेज गर्मी होने के कारण यह भी धीरे धीरे अपने स्थान की ओर रुख करने लगी, क्योंकि मुगल सेना युद्ध मैदान छोड़ चुकी थी। इस प्रकार की बात करें तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। वर्तमान में राजस्थान सरकार की मान्यता के अनुसार बात करें तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, न कि मुगल सेना की विजय हुई थी। इनका प्रमाण हमें मीरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने लिखा है कि अगर महाराणा प्रताप की विजय नहीं होती तो महाराणा प्रताप ताम्रपत्र व पट्टे जारी नहीं करता। वही शासक जो वहाँ का शासक और विजित शासक ही ताम्रपत्र और पट्टे जारी कर सकता है। तो वर्तमान मान्यता या राजस्थान सरकार के अनुसार बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय प्राप्त हुई थी। महाराणा प्रताप इस युद्ध में विजय हुई थी और मुगल सेना पराजय हुई थी। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों सेनाओं का अनुपात क्या था। दोनों सेनाओं के अनुपात की बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध में 4:2 था, यानी लगभग की बात करें महाराणा प्रताप के पास सेना थी महाराणा प्रताप के पास सेना की बात करें तो महाराणा प्रताप के पास सेना थी 20,000 और मुगलों के पास सेना थी 80,000। कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर GH ओझा, इनके अनुसार बात करें तो इनके पास 20,000, इनके पास 80,000 सेना थी। और इस प्रकार की बात करें तो श्यामल दास दधीवाड़िया व कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि इनकी सेना का जो अनुपात था वो 4:2 था। इस प्रकार की सेना थी और इस प्रकार के सेनाओं के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। उसी युद्ध का नाम हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना युद्ध मैदान छोड़कर चल गई और मुगल सेना यहाँ तक घबरा गई थी कि अपने शिविरों के चारों ओर बड़ी बड़ी खाई लगाई गई थी। इन्हें भय था कि प्रताप के सैनिक आघात लगाकर बैठे, कहीं अचानक आक्रमण नहीं कर दे। इस प्रकार की बात करें, यह भी उल्लेख मिलता है कि मानसिंह जब अकबर के पास पहुंचा था, अकबर इनसे नाराज हो गया था और इनसे 7,000 की मनसब भी छीन ली गई थी। कुछ समय के लिए अपने दरबार में भी इन्हें निषेध कर दिया गया था। इस प्रकार की जानकारी भी मिलती है मानसिंह के बारे में। इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध विजित रहा था, महाराणा प्रताप रहा था। और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को अपनी पुनः राजधानी यानी कुंभलगढ़ को अपनी पुनः, परंतु इन्होंने एक बार कमलनाथ की पहाड़ी अवारगढ़ में इन्होंने अपनी अस्थायी राजधानी भी बनाई थी। हल्दी घाटी युद्ध के समय की बात है। तो इस प्रकार के हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। वर्तमान मान्यता के अनुसार महाराणा प्रताप ही इस युद्ध में विजय हुए थे। परंतु राजस्थान के इतिहासकार की बात करें तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखता है कि इस युद्ध का परिणाम अनिर्णायक, यानी ये परिणाम विहीन युद्ध था। इस युद्ध का परिणाम अनिर्णायक
रहा था। ये लिखता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 21 जून 1576 में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम क्या बताया? अनिर्णायक। क्या बताया है? अनिर्णायक युद्ध। किसके अनुसार है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। कौन सा युद्ध है मित्रों? हल्दी घाटी का युद्ध। और इस प्रकार की बात करें तो वर्तमान मान्यता के अनुसार महाराणा प्रताप इस युद्ध का विजेता माना गया। अब बात करें तो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले रामदास डोडिया और इनके तीनों पुत्र शालिवान सिंह, भगवान सिंह, प्रताप सिंह, इनके अलावा हकीम का सूरी है और झाला विद्या और मान सिंह सोनग्रह, ये इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये आपको याद रखना, कई बार पूछा जाता है। प्रताप की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए दो चारण कवि थे। प्रताप की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए दो चारण कवि थे, दो चारण संगीतज्ञ थे। एक का नाम था रामा साधु। क्या नाम था मित्रों? ध्यान रखना, रामा साधु। दूसरे का नाम था माला साधु। रामा साधु और माला साधु ने इन्होंने महाराणा प्रताप को विशाल आकाश के समान माना है, अकबर को एक कौवे के समान माना है कि महाराणा प्रताप एक अथाह मातृभूमि प्रेम पूर्वक आकाश था और जिसमें मुगल शासक अकबर कोए के समान उड़ान तो भर लेता है, परंतु उन्हें कोई आश्रय नहीं मिलता है, उन्हें बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है। इस प्रकार की कल्पनाएं की गई माला साधु और रामा साधु के द्वारा। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध सेना में संगीतकार थे, कवि थे, जिनका नाम था माला साधु और रामा साधु। और इन्हीं युद्ध के बारे में बात करें तो इसी हल्दी घाटी के युद्ध को अनेक उपनामों से जाना जाता है। अनेक उपनामों की बात करें तो इसी युद्ध को हम चर्चाएं करेंगे। यहाँ तक की कहानी आपके समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और भी अच्छी मेहनत करके आपके समक्ष रखें। तो इस युद्ध के उपनाम, यानी हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम, इसे किन किन नामों से जाना जाता है? इसी युद्ध की बात करें तो इसको कहा जाता है खमनोर का युद्ध। और खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल। किसने कहा था? अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। दूसरी की बात करें तो इसी युद्ध को कहा जाता है गोगुंदा का युद्ध। और गोगुंदा के युद्ध की बात करें तो किसने कहा था गोगुंदा का युद्ध? यह कहा था बदायूनी ने। किसने कहा था? बदायूनी की बात करें तो इस बदायूनी ने इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहा था? गोगुंदा का। किसने कहा था? गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था। तीसरे युद्ध की बात करें तो इसी युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली। इस युद्ध को किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली। क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली कहा था, क्योंकि ये थर्मोपली की बात करें तो वर्तमान में एक देश पड़ता है जिसका नाम है ग्रीस, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ग्रीस नामक देश है और इसी ग्रीस में बात करें तो वहाँ एक हल्दी घाटी जैसा यानी थर्मोपली नामक युद्ध स्थलीय, जहाँ फारस के शासक जेरेकेसस और यूनान के शासक लियोनिडास के मध्य युद्ध हुआ था। और उसी में बात करें तो लियोनिडास के साथ वहाँ के सैनिकों ने विश्वासघात किया था, परंतु उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए 480 ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। और उसी युद्ध मैदान उसी प्रकार यानी हल्दी घाटी की जैसी वो तंग घाटियाँ थी, और हल्दी घाटी के जैसी तंग घाटियाँ होने के कारण उसे थर्मोपली यानी उसी थर्मोपली की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? हल्दी घाटी को दी गई है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कहा था मेवाड़ की
थर्मोपली काता। इसी युद्ध की बात करें तो इसी युद्ध को कहा जाता है बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग के युद्ध की बात करें तो ये कहा था डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव। डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था मित्रों, ध्यान रखना, बादशाह बाग का युद्ध। कौन सा बाग का युद्ध कहा था? बादशाह बाग का युद्ध कहा था। इसी युद्ध को कहा जाता है हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध, यानी इतिहासकारों ने इस युद्ध को कहा था हाथियों का युद्ध, क्योंकि इस युद्ध में सर्वाधिक हाथी प्रयुक्त थे और हाथी प्रयुक्त होने के कारण हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है हाथियों का युद्ध। इसी युद्ध को कहा जाता है बनास नदी घाटी का युद्ध। बनास नदी घाटी का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? बनास नदी घाटी का युद्ध कहा जाता है। किस युद्ध को कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को। इसी युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का रक्तनाल। ध्यान रखना, मेवाड़ का मैराथन हम आगे पढ़ेंगे। उस युद्ध को कहा जाता है जिसका नाम है दिवेर का युद्ध। और मेवाड़ का रक्तनाल, यानी रक्तनाल तलाई है, रक्तनाल तलाई कहा जाता है हल्दी घाटी को, क्योंकि युद्ध के दौरान हल्दी रंग की घाटियां अत्यधिक खून खराबे होने के कारण यह रक्त के समान यहाँ की धरती लहू लुहान हो गई थी, तब इसको कहा गया था मेवाड़ का रक्तनाल। इन नामों से इस युद्ध को जाना जाता है, यानी खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था, गोगोंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था, मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, बादशाह बाग का युद्ध डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव ने कहा था। इसी युद्ध में सर्वाधिक हाथी भाग लेते हैं, हाथी प्रयुक्त होते हैं, इसी कारण इसे हाथियों का युद्ध कहा जाता है। बनास नदी, यानी कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का मैदान किन की घाटियों में स्थित है? बनास नदी के। किस नदी के? क्योंकि हल्दी घाटी गोगुंदा और उदयपुर के मध्य, यानी उदयपुर और राजसमंद के मध्य स्थित है। और यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है बनास नदी। तो बनास नदी की घाटियों में लड़ा गया था, बनास नदी की तंग घाटियों में लड़ा गया था, इसी कारण इसे बनास नदी घाटी का कहते हैं, और इसे कहते हैं मेवाड़ का रक्तनाल। इस प्रकार के हल्दी घाटी युद्ध को अनेक नामों से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार इसी युद्ध को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी युद्ध को कहते हैं लौसिंग का युद्ध, यानी लौसिंग का युद्ध, या इसी युद्ध को कहते हैं मोलेला ग्राम का युद्ध। ध्यान रखना, यहाँ दोनों सेनाओं का क्या था? पड़ाव था। लोहसिंग का युद्ध और मोलेला नामक स्थान पर, यानी मोलेला किन का पड़ाव था? आप लोग कमेंट में बताइए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था मोलेला नामक स्थान पर किन की सेनाओं का पड़ाव था, और लोहसिंग या लोहसिल नामक स्थान पर किस सेना का पड़ाव था। ये दोनों आपको कमेंट में कमेंट देकर बताने हैं कि किन किन की सेनाओं का पड़ाव था। तो इस प्रकार के इस युद्ध को अनेक नामों से जाना जाता है। इनके बाद में हम लोग आगे चर्चाएं करें कि इस युद्ध के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो आपको याद रखने हैं कि इस युद्ध के प्रमाण कहाँ से, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लिखना चाहते हो तो आराम से लिख भी सकते हो। आगे हम लोग इस युद्ध के प्रमाण की बात करें तो इनके इस युद्ध का प्रमाण, यानी इनका प्रत्यक्ष वर्णन किन किन में मिलता है, इनके अलावा अन्य इनके स्रोत कौन कौन से, उन स्रोतों की भी हम लोग चर्चाएँ करेंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। और ये दो क्वेश्चन मेरे रहेंगे आपसे कि लोहसिंग नामक स्थान पर किन का पड़ाव था और मोलेला ग्राम में किन की सेना का पड़ाव था, ये आपको जवाब देना है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक जो दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के प्रमुख स्रोत, यानी साहित्यिक प्रमाण की बात करें। आंखों देखा वर्णन, एक तो है अकबर नामा
या बोलें तो इसे बोलते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी का एक जो प्रथम भाग है उसे अकबरनामा कहते हैं और ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है किस ग्रंथ में? आईने अकबरी। और आईने अकबरी इनके द्वारा लिखा गया, इसी का भाग है अकबर नामा। दूसरे की बात करें तो एक ग्रंथ है मुंताफ उत तवारिक और ये लिखा गया था बदायूनी के द्वारा। मुंताफ उत तवारिक ये लिखा गया था बदायूनी के द्वारा और इन्होंने भी हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। अब्दुल कादिर बदायूनी की बात करें तो मुंताफ उत तवारिक नामक ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। इनके अलावा की बात करें तो एक महाकाव्य जिसका नाम है आमर महाकाव्य और एक प्रशस्ति है जिसका नाम है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति और अमर महाकाव्य वंशावली ये दोनों ग्रंथ लिखे गए थे और लिखने वाले की बात करें तो उनका नाम था रणछोड़ भट्ट और इनका पुत्र था जिसका नाम था तेलंग भट्ट। रणछोड़ भट्ट और तेलंग भट्ट के द्वारा मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय लिखा गया था अमर महाकाव्य वंशावली और राज प्रशस्ति और इनमें भी हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है। इनके अलावा की बात करें तो एक प्रशस्ति और है जिसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति और जगन्नाथ राय प्रशस्तियों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसका जो रचनाकार था उसका नाम था कृष्ण भट्ट। कौन था? कृष्ण भट्ट। इनके अलावा की बात करें तो राज रत्नाकर पंडित सदाशिव के द्वारा रचित है राज रत्नाकर और उस ग्रंथ में भी हमें जानकारी मिलती है। किस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना अकबरनामा या आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। इन दोनों ग्रंथों में हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन यानी आंखों देखा वर्णन मिलता है। अमर महाकाव्य राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखे गए थे मित्रों? रणछोड़ भट्ट और उसके पुत्र तेलंग भट्ट के द्वारा। इनके अलावा जगन्नाथ राय प्रशस्ति कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राज रत्नाकर पंडित सदाशिव राव के द्वारा लिखा गया था। उनमें भी हमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो प्रिय विद्यार्थियों। इनके अलावा बात करें तो मित्रों इस युद्ध में कौन कौन से हाथी प्रयुक्त थे? क्यों इन्हें हाथियों का युद्ध कहा गया है? हाथियों को लेकर और प्रताप के घोड़े को लेकर यानी चेतक को लेकर एग्जामों में लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इनसे संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो बात करें प्रताप के हाथी। प्रताप के युद्ध में जो प्रयुक्त हाथी थे वो कौन कौन से थे? तो याद रखना एक तो इनका हाथी था जिसका नाम था लूणा, एक नाम था जिसका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद, जिसका सरनेम अकबर ने चेंज कर दिया था और रख दिया था पीर प्रसाद। और एक था जिसका नाम था खांडे राव या खांडे वाप और एक था जिसका नाम था चक्रवाप। क्या नाम था? चक्रवाप। खांडे राव, चक्रवाप, लूणा, राम प्रसाद ये प्रमुख महाराणा प्रताप के हाथी थे। और मुगल सेना में बात करें तो मुगल सेना में कौन कौन से हाथी थे? एक हाथी था जिसका नाम था मर्दाना, जिस पर कौन बैठा था? मानसिंह। कौन लेकर आया था इस हाथी को? मानसिंह। एक हाथी था जिसका नाम था हवाई और हवाई हाथी लेकर आया था आसफ खां। कौन लेकर आया था? आसफ खां। यह मूलतः हाथी था किसका था? अकबर का। यानी अकबर के हाथी को युद्ध में कौन लेकर आया था? आसफ खां लेकर आया। मर्दाना किसका हाथी था? मानसिंह कछवाए का हाथी था। और इनके अलावा की बात करें गज मुक्त या गज युक्त गजराज और एक का नाम था रण मधार।
कौन सा हाथी था? रणमधार। ये प्रमुख रूप से युद्ध में हाथी प्रयुक्त थे। तो इसी कारण इतने हाथी प्रयुक्त होने के कारण इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहा गया है? हाथियों का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा गया है? हाथियों के। तो कौन कौन से हाथी हो गए? लूणा हो गया, राम प्रसाद हो गया, खांडे राव हो गया, चक्रवाप हो गया। मुगल सेना में मर्दाना कौन लेकर आया? मानसिंह। हवाई कौन लेकर आया? आसफ खां। मूलतः किनका था? अकबर का। गजराज या गज मुक्त और रणमधार ये प्रमुख थे हाथी। फिर बात करें महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, या बात करें तो इन्हें कुछ लोग चेटक भी बताते हैं, परंतु साहित्यिक स्रोतों में चेतक ही लिखा गया है। और इनकी बात करें तो इनकी जो नस्ल है वो नस्ल मानी गई है काठियावाड़ी। काठियावाड़ी अरबी मानी गई है इस घोड़े की नस्ल। और इनका जो स्मारक या इनकी जो समाधि की बात करें तो इनकी समाधि बनी हुई है बालेचा राजसमंद में। यानी चेतक की बात करें तो चेतक की समाधि कहाँ है? बालेचा राजसमंद में है। ये नस्ल था काठियावाड़ी का और ये घोड़ा था महाराणा प्रताप का। ये महाराणा प्रताप का स्वामी भगत घोड़ा था और महाराणा प्रताप की एड लगाने पर ये मानसिंह के हाथी मर्दाना के आगे पैर के ऊपर यानी उनके सूंड के ऊपर अपने पैर रख देते और उस समय प्रताप के संदेश पर पुनः उतर रहा था। उस समय इनके अगले पैरों में जहरीले खंजर लग जाते, इस कारण घायल हो जाती है। घायल हो जाता है। छोटा सा नाला पार करते समय चेतक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे की जानकारी मित्रों, आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई, वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय भारत।